आज आप भी आगे बढ़ाऊंगा। तो आप पढ़ रहे जाट वंश। हम क्या पढ़ रहे थे? जाट वंश। कहाँ का सर? भरतपुर। क्योंकि जाट रियासत दो है, हम भरतपुर का जाटों का इतिहास पढ़ रहे थे। दो पार्ट याद है ना? पहला पृष्ठभूमि, दूसरा शासक। पृष्ठभूमि पढ़ लिया, आप शासक की बात करना आ रहा। तो शासक में हम कहां तक पहुंच गए? तो शासक में पहला पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? वैसे गोकुला, सॉरी, हाँ सही बात है, गोकुला, गोकुला की बात किया, राजा राम की बात किया, चूड़ामन, बदन सिंह। हम कहां तक आ गए? बदन सिंह। बदन का मतलब क्या है? शरीर, बताया ना। तो गोकुला का पढ़ लिया, राजा राम का पढ़ लिया। गोकुला राजा राम, चूड़ामन संस्थापक, थूण का गेला मलय बना, बदन सिंह वास्तविक संस्थापक। बदन सिंह की के बात पढ़ी आमा? बदन सिंह जल्दी बताओ, है बोलो। बदन सिंह की क्या क्या बातें पढ़ी थी? है ये रही भरतपुर रियासत। बदन सिंह यहाँ पर बात करी, बै से पकड़ लो। बदन सिंह बै से वास्तविक संस्थापक, बै आया तो एक ही बात है। बै से ब्रजराज की उपाधि और इनको डीग की जागीर दे दी थी, है ना? डीग इनकी राजधानी हुआ करती थी। बदन सिंह जब थोड़ा सा वृद्धावस्था में वो राजा चला गया तो उन्होंने अपने लड़के सुजान सिंह, जो बाद में हम महाराजा सूरजमल के नाम से पढ़ते हैं, सुजान सिंह मतलब सूरजमल ने सौंप दिया काम। तो सूरजमल काफी मतलब अपने पिता के टाइम बहुत सुशासन कार्य देखे और कई काम करे, तो आप देखांगा। तो बदन सिंह की जैसे मृत्यु हो जाती है तो बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? महाराजा सूरजमल। ध्यान रखना, महाराजा सूरजमल। सूरजमल वो टाइम पीरियड भले ही अपन याद रखना, 1756 से 1756 से 1763। मतलब जब आप राजा सूरजमल का टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो टाइम पीरियड तो बहुत कम है, 56 से 63। कितना साल है? 7 साल है। लेकिन उन्होंने अपने पिता के समय जब ये राजकुमार थे तो बहुत सारा काम किया था। तो आप इतिहास में सारी बातें पढ़ांगा। तो सब पहला तो आप महाराजा सूरजमल के उपनाम पढ़ेंगे ना। सूरजमल ने क्या है? सूरजमल को बोलते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, और क्या बोलेंगे? जाटों का यूलिसिस। ठीक है, सूरजमल को क्या बोलेंगे भाई? पहले तो उपनाम याद रखने हैं। क्या क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, या जाटों का यूलिसिस। याद रहे जाना, बुद्धिमता। मैं एक बात पहले लिख देता हूं। एक हमारे इतिहासकार है कानूनगो। कानूनगो ने कहा कि राजा सूरजमल में अपनी जाति के समस्त गुण थे। तो राजा सूरजमल बहुत बुद्धिमान राजा हुए हैं। कहते हैं कि सूरजमल में अपनी जाति के समस्त गुण थे। कितना गुणा? समस्त गुण। ये कौन कह रहा है? कानून को कह रहा है कि सूरजमल के अपने जाति के समस्त गुण थे। बड़ा बुद्धिमान राजा था, उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। जाटों में जितने भी राजा हुए, सबसे जो शक्तिशाली राजा सूरजमल कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 80 युद्ध जीते थे। उनका साम्राज्य न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वर्तमान में और पंजाब तक विस्तृत था। ठीक है, और मूल नाम क्या था? सुजान सिंह। इनका मूल नाम क्या था? सुजान सिंह। मूल नाम सुजान सिंह। बचपन का नाम या मूल नाम क्या है? सुजान सिंह, और बाद में उन्होंने नाम कर लिया था सूरजमल। ठीक है, और इनके एक दरबारी है जिनका नाम है मंगल सिंह। तो आप जितनी भी बात पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल की, तो मंगल सिंह ने बुक लिखी थी सुजान सम्मत विलास। क्योंकि सूरजमल के नाम से ना बुक का क्या नाम है? सुजान सम्मत विलास। क्यों सुजान सिंह के नाम से? तो मंगल सिंह राइटर है और ये सुजान सिंह मतलब सूरजमल पर बुक लिखता है सुजान सम्मत विलास। तो टाइम पीरियड तो बहुत कम है, 1756 से 63। याद रखो, जाटों का प्लेटो, अफलातून, यूलिसिस। कानून को क्या कहते हैं कि राजा सूरजमल अपनी जाति के सारे गुण थे। क्योंकि बचपन का नाम या मूल नाम सुजान सिंह है, बाद में सूरजमल नाम हो गया।
तो इनके एक दरबारी थे मंगल सिंह बुक लिखे सुजान सम्मत विलास, उसमें बहुत जानकारियां मिल रही है। अब आप पढ़ांगा नेक्स्ट राजा सूरजमल की क्या क्या बातें हैं। तो देखो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चले तो ज्यादा याद रहे सीधा। ये आपकी भरतपुर रियासत। चलो सब पहला आप बात करांगा 1733 या 1733 से पहले मैं यहां लिख रहा हूं। देखो बदन सिंह जब राजा हुए, इनके पिता बदन सिंह जब राजा, तो उनकी राजधानी कौन सी थी? डीग। कौन सी थी? डीग, क्योंकि बदन सिंह को डीग का किला वगैरह दिया गया था, सारी बातें। तो बदन सिंह डीग के अंदर महल बनाओ, अभी राजा राजधानी बना सी तो आप गए रुकन वास्ते महल तो बनाए सी, तो बदन सिंह के बनावे डीग के महलों का निर्माण करा। सूरजमल क्या करते हैं कि उन महलों के अंदर जैसे फवारे, पानी के झरने टाइप, इस टाइप से सारी व्यवस्था कर दी। ई वास्ता आपा कहवा कि डीग के जल महलों का निर्माता कौन है? सूरजमल। सिंपल डीग के महलों का निर्माता बदन सिंह, और वहां के जल महलों का निर्माता सूरजमल। और उन्होंने और भी बहुत सारे महल बनवा दिए कहां? डीग में। और डीग को हम बोलते हैं फवारों की नगरी, बोलते हैं ना। तो मैं बता रहा हूं कि डीग में कौन कौन से महल बनवाए। तो देखो डीग जो राजधानी है वो तो किसके समय बनी? बदन सिंह के समय, ठीक है। और बदन सिंह ने डीग के क्या महलों का निर्माण करवाया? डीग के महलों का निर्माण करवाया। लेकिन आपको पूछ ले कि डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? ये आरपीसी का पूछा गया सवाल है ना। डीग के जल महलों का निर्माण, तो इनका निर्माण करवाता है कौन? सूरजमल। डीग के जो जल महल है उनके निर्माता कौन है? सूरजमल। कौन कौन से जल महल है अब याद करो। देखो एक तो सूरज के नाम से ही है, अपने नाम से ही है, कौन सा? सूरज भवन। बाकी क्योंकि वो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है मतलब भगवान कृष्ण के नाम से सारे महल है। कौन कौन से हो जाएंगे? केशव भवन, ध्यान सुन लो तो याद रह जाएगा, रटा नहीं मारना। केशव भवन, किशन भवन, केशव भवन, किशन भवन, गोपाल भवन फेमस है। और कौन सा? सावन भादो महल। भवन बोल दो या महल बोल दो, एक ही बात है। तो देखो महाराज सूरजमल ने, देखो अब ये हम राजस्थान की स्थापत्य कला में महल पढ़ांगा, यदि भी पढ़ांगा तो इतिहास की बात है, तो यही पढ़ लो ना। देखो डीग के महलों का निर्माता बदन सिंह, कैपिटल कौन बनाता है? बदन सिंह। जबकि जल महलों का निर्माता सूरजमल। कौन कौन से? एक तो अपने नाम से हो गया सूरज भवन, बाकी भगवान कृष्ण के नाम से। देखो केशव भगवान कृष्ण का नाम है, किशन कृष्ण का नाम है, गोपाल कृष्ण का नाम है। तो केशव, किशन, गोपाल और एक सावन भादो अलग याद रखना है, बस हो गया। अब हम आ जाएंगे और वो 1733 की घटना में मैं बताने लग रही हूं। 1733 आगे देखो कैपिटल तो घटे ही देगी, लेकिन ऊपर पड़ती है ना। और बदन सिंह राजा बिंग टाइम में 1733 की घटना है। वर्तमान में जेठे भरतपुर बसड़ो है ना, भरतपुर जो जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अठे खेमकरण जाट को छोटो गढ़ो, जिसको बोलते थे खेमकरण जाट की कुटिया। सूरजमल ने क्या किया? उस खेमकरण जाट की कुटिया को जीता और खेमकरण जाट की कुटिया को तोड़कर एक बहुत ही मजबूत किला बनाया। जगह नापा भरतपुर को किलो कहवा, क्योंकि खेमकरण जाट की कुटिया के स्थान पर बना हुआ, इसलिए खेमकरण जाट की कुटिया कहते हैं। के तरीकों किलो बनाए, मैं पूरा चित्र बनाऊंगा। उन्होंने ऐसा किया कि ये दुर्ग है, अंदर दुर्ग की 4 दीवारी होगी, फिर बीच में स्पेस छोड़ के फिर 4 दीवारी कर दी, और बिंग अम्मा के भर दी मिट्टी, स्पेस है ना मिट्टी, फिर एक 4 दीवारी और कर दी, बा खाई है, और बिंग खाई में पानी लाके डाल दियो। इन वास्ते 2 दीवारों के बीच गैप में मिट्टी भरेड़ी वास्ते इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं, खेमकरण जाट की कुटिया कहते हैं, भरतपुर का किला कहते हैं, इसे लोहागढ़ कहते हैं। लोहागढ़ क्यों कहते हैं? एक अंग्रेज आया था, उसने बार बार अटैक किया था, लॉर्ड लेक 5 बार आया था। मैं अभी सारी बातें आ जाएगी आगे। वो लाख कोशिशों के बाद बावजूद नहीं जीत पाया, तो उसने कहा था कि ये तो लोहागढ़ है, आयरन फोर्ट है, इसलिए लोहागढ़ कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं, खेमकरण जाट की कुटिया कहते हैं, भरतपुर का किला कहते हैं। इस किले को कोई नहीं जीत पाया था, अंग्रेज मुगल कोई नहीं जीत पाया था, इसलिए कहते हैं अजयगढ़, अजय किला, इसको कोई नहीं जीत पाया था। लॉर्ड लेक 5 बार असफल हो गया था, इसे कहते हैं लॉर्ड लेक का वाटरलू, याद रह जाएगा। तो ये भी घटना इस किले से जुड़ी हुई है। तो वो किलो बना हुआ है 1733 में। मैं था नेक्स्ट पेज पर बताऊं कि ये किला किस तरीके से बढ़ाया, है ना, समझ में आ जाए।
देखो मैं थोड़ा जूम करके बताऊं था ना, ये जो रियासत है ये है अलवर, और अलवर से सटा हुआ क्या है, भरतपुर। ध्यान से सुनना, ये तो अलवर है और ये क्या है, भरतपुर है। अलवर में एक नदी निकलती, देखो अलवर में एक नदी निकलती, और इस नदी का क्या नाम है, शाबाश, इस नदी का नाम है रूपारेल। इस रूपारेल जो रिवर है, इससे भरतपुर में बाढ़ आती थी। तो महाराजा सूरजमल ने क्या किया, इस रूपारेल नदी की बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ एक क्या बना दिया, बांध बना दिया, और पीछे पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। आपको पता है इस बांध का क्या नाम है, इस बांध को बोलते हैं मोती झील। रूपारेल की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण कराया। अब बाढ़ से निजात मिल गई, बाढ़ नहीं आ रहा, और उस पानी का पेयजल सिंचाई में यूज कर रहे हैं। तो अब वो पहले जो बाढ़ आती थी, अब वही जो झील बना दी, तो ये तो क्या हो गई, वरदान साबित हो गई। वास्ते मोती झील ने आपके बोला भरतपुर की जीवन रेखा। और यहाँ किला बनाया, कहा, भरतपुर में ये किला बनाया। मैं छोटा बना रहा हूँ, जूम करके आपको बताएंगे, ये किला है, ठीक है। ये किले के 2 दीवार बनाई, बम तो के भर दियो, 2 दीवार को स्पेस है भी मत के भर दी मिट्टी, तो मिट्टी का किला हो गया। फिर चारों तरफ एक और खाई बनाई, और खाई में क्या भर दिया, पानी। और ये पानी कहां से ले गए, इधर से लेकर आए, कहां से, मोती झील से। और आज की नहर है, इन बोले सुजान गंगा नहर, क्योंकि सूरजमल का नाम क्या था, सुजान सिंह। इस नहर को बोलते हैं सुजान गंगा नहर। इस टाइप से बनाया। उस किले के अंदर कई बात और है, बेबी यहाँ देखांगा। देखो इन टाइप को किलो बनाए हुए। पहले ये किला है, मान लो ये 4 दीवारी होगी, फिर 4 दीवारी होगी, ठीक है। हाँ, दोनों 4 दीवार के बीच में क्या भर दी, मिट्टी, ये भर दी मिट्टी, भर दी। इनको के प्रभाव है, वो के परिणाम रहेगा, आप देखेंगे आगे के इतिहास में, ठीक है। जितनी भी मैं बातें बताई आगे भी जस्ट आज आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। मिट्टी भर दी। और राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग पर डांगा, तो भट्टे भी यही बात पर डांगा, भर दी मिट्टी। फिर इसके चारों तरफ क्या बनाई, फिर एक और दीवार बनाई, और फिर के खोद दी, खाई खोद गए, और 8वां पहुंच गई मोती झील ही नहीं, आज ये मोती झील है मान लो। ये मोती झीलों के ये मोती झील है रूपारेल नदी पर। ये मोती झीलों पानी ले आ गए, इम डाल दियो, ठीक है। ये वाला देखो, ये कौन सी नहर हो जाएगी, सुजान गंगा नहर। इन टाइप को किलो बनाए हुए। अब देखा गुरु जी बाहर क्या निकल से, बाहर निकाल देगा। ये देखो इधर से बाहर निकलना क्या है, जगह। ये कौन सी नहर है, बोलो। ये नहर है सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर। और ये कौन सी झील है, मोती झील। तो एक तो मोती झील, और ये कौन सी नदी है, रूपारेल। तो मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा हो गई। ये लो अगड़ क्या हो गया, किला। और ये किले को मैं ऊपर दिखाया, ड्रोन को चित्र है ऊपर से लिया गया। ये अंदर महल है, बाद में कभी साइड से दिखाएंगे ना, ठीक है। चलिए, ओ किलो कद बनाया, वो बनाया गुरुजी 1733। तो मैं लिखता हूं 1733 के अंदर कौन सा किला बनाया है, भरतपुर का किला। 1733 का कौन सा किला, भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग ने क्या बोलागा, पहले यहाँ खेमकर्ण जाट की कुटिया हुआ करती थी, तो क्या बोलेंगे, खेमकर्ण जाट की कुटिया। क्या बोलेंगे, लोहागढ़। लोहागढ़ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आयरन फोर्ट। क्या बोले, मिट्टी भरी हुई, इसलिए क्या बोले, मिट्टी का किला। अंग्रेज और कोई नहीं जीत पाया था, इसलिए क्या बोलेंगे, अजय दुर्ग। जो लॉर्ड लेक आया था 5 बार जीतने का असफल प्रयास करते हैं, तो क्या बोलते हैं, लॉर्ड लेक का वाटरलू। तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड लेक का वाटरलू। अब देखो गुरुजी वाटरलू के, वाटरलू एक फेमस युद्ध है जो विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा, है ना, याद रह जाएगा। नेपोलियन के विरुद्ध लड़ा था यूरोप के सब लोगों ने मिलकर, तो है ना, इसी लॉर्ड लेक का क्या बोलते हैं, वाटरलू। ए तो किले का क्या हो गया, उपनाम हो गया। इन किले के मैं थन कुछ बातें बता दूं, जगह अपन ध्यान रखनी है। महाराज सूरजमल की पत्नी थी कौन, किशोरी देवी। तो इस किले में कौन सा महल हो जाएगा, किशोरी देवी का महल। कौन सा महल,
किशोरी देवी कौन है? महाराजा सूरजमल की कौन है पत्नी? हाल अब बात अपन याद रखनी है। बाकी दुर्ग संबंधित और बातें जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब जहां अभी जो प्रसंग में जो बात आ रही है इतनी बात याद रखनी है। तो आपका घटना आ गया 1733। अब देखो नेक्स्ट घटना, अपन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपको समस्या नहीं है, ठीक है। तो देखो फिर 1733 तक आ गया, तो आगे वो साल देखो, ये रहा आपका भरतपुर। 1733 में राजा बदन सिंह है, अभी सूरजमल राजा नहीं, अभी तो राजकुमारी है। उस समय की घटना है। इधर क्या हुआ 1733 के बाद में जयपुर लिख रहा हूं। अब जयपुर की बात हमें याद रखनी है। जयपुर का राजा कौन था उस समय? सवाई जयसिंह, आपको याद है ना? सवाई जयसिंह है। दो लड़का, बड़ो लड़को ईश्वरी सिंह। मैंने कहा ना कि चीजें याद रखनी है। छोटा लड़का माधो सिंह। तुम्हें क्या याद आ रहा है भाई? तुम्हें क्या याद आ रहा है? बोलो बोलो, क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? सारी बातें याद आ रही है ना? कल वाली परसों वाली आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई जयपुर को इतिहास पढ़े था ना, बताओ। सवाई जयसिंह को बड़ो लड़को ईश्वरी सिंह, जोधपुर की रानी है के पुणे, सूरज कंवरी को लड़को है बड़ो है, और माधो सिंह छोटो है, चंद्र कुंवरी मेवाड़ की रानी का हिसाब से ज्येष्ठ उत्तराधिकार का नियम होता था बड़ा लड़का गद्दी बैठना। लेकिन एक बार सवाई जयसिंह फंस गया था, तो उसमें उसको प्रॉब्लम थी, उसने एक शादी कर ली थी और ये कमिटमेंट दे दिया कि मैं इस लड़की से होने वाले से कोई राजा बनाऊंगा। लेकिन वो तो अल्पकालिक सुख तो चला जाता है, फिर पता लगता है कि यार अपन ने ज्यादा गलत बोल दिया ना। अल्पकालिक सुख के लिए आदमी क्या कुछ भी बोल देता है कि चलो ये ऐसा कर देंगे। भाई ऐसे कहने से थोड़ी होता है, बाद में पता चलता है कि यार ये चीज तो याद है नहीं थाने। हिसाब से तो गद्दी पर कौन बैठना चाहिए? ईश्वरी सिंह। लेकिन सवाई ईश्वरी सिंह बैठना चाहिए बड़ा है। सवाई जय सिंह ने कमिटमेंट कर दिया था, मेवाड़ की एक राजकुमारी से शादी कर ली थी और कह दिया था इस राजकुमारी से होने वाला लड़का को मैं राजा बनाऊंगा। और वो राजकुमारी चंद्र कुंवरी थी। तो चंद्र कुंवरी का लड़का छोटा था, माधो सिंह बड़ा, ईश्वरी सिंह, और सवाई जय सिंह जयपुर का राजा था। तो उसने पहले मरते टाइम तक ये नहीं बताया था कि मेरे मरने के बाद कौन गद्दी बैठेगा। उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया क्योंकि वो द्विधा की स्थिति में हमेशा रहता था कि मैं अब क्या करूं। समझ में आई बात? सवाई जय सिंह वो राजा जयपुर को जो 1743 में जके साल भी मृत्यु हुई, 20 साल बने एक यज्ञ करे जयपुर में, अश्वमेध यज्ञ, याद है ना? अश्वमेध में भाग लेने के लिए 1743 में वहां से सूरजमल है ना भाग लेते हैं। 1743 33 की बात कर ली। 1743 में जब ईश्वरी सिंह ने क्या करवाया? ईश्वरी सिंह ने अश्वमेध करवाया था। अश्वमेध का जयपुर में क्या किया था? आयोजन था ने सारी बात बता रखी है? उसमें भाग लिया था। कौन पंडित आए थे, कहाँ रुके थे, तमाम बातें हमने बात कर रखी है, याद है ना? और 1743 के अंदर ही ईश्वरी सिंह की उसी साल क्या हो जाती है? मैं ईश्वरी सिंह जी, अच्छा मैंने क्या बोल दिया? अरे ईश्वरी सिंह नहीं, बाप है तो। ईश्वरी सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में दो लड़का है, ईश्वरी सिंह की नहीं सुनी। अरे अच्छा ये गलत लिख दिया क्या? देख लियो सागर इतो असर आ गया है। क्या कह रहे हो? ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, समझ गए बात है? सवाई जय सिंह ने अश्वमेध किया था, उसी साल उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। अब जयपुर रियासत में गृह युद्ध छिड़ गया, उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। सामान्य हिसाब से तो नियम के मुताबिक बात करें, नैतिक नीति की बात करें तो बड़ो ईश्वरी सिंह है, क्योंकि 1722 में इंगो के उड़े जन्म। इंगो जन्म कद उड़ो? 1722। यार इंगो कद उड़ो बताओ, थाने सब याद है? ठीक है, तो हिसाब से तो ईश्वरी सिंह गद्दी बैठना चाहिए। लेकिन सवाई माधो सिंह कह रहा था कि जो देबारी समझौता हुआ था उसमें क्या कहा था?
उसने तो कहा कि ये मेवाड़ वाली राजकुमारी से शादी हो रही है तो इससे होने वाला लड़का गद्दी पर बैठेगा। तो आगे आपस में भी लड़ाई। सूरजमल ने किसका सपोर्ट किया? बड़े वाले का। तो ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? सूरजमल की। ठीक है ना। तो 1743 में जयपुर की गद्दी के लिए क्या स्टार्ट हुआ? उत्तराधिकार युद्ध। उस उत्तराधिकार युद्ध में ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठता है और ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने में मदद कौन करता है? महाराजा सूरजमल। पालो आपा 1743 तक पहुंच गया। 1743 के बाद में याद रखो 1754 को साल, अभी राजकुमारी है, छप्पन में गद्दी पर बैठा है। 1754 को साल के वो साल देखो, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर पड़ा है। इंदौर पड़ा है ना? इंदौर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और स्वच्छता के अंदर भारत में पहले स्थान पर रहता है कौन सा? इंदौर। स्वच्छता है ना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में शहर सिलेक्ट करेगा सबसे स्वच्छ कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश में पड़े। मराठा जगह लोग शिवाजी के परिवार का आगे का लोग पे आगे चाल के 5 भागा बंट गया। जगह में ग्वालियर में सिंधिया है ना, इंदौर में थे होलकर। इंदौर में कौन है? होलकर। तो यहां से स्टार्ट करो। इंदौर में कौन रहते थे? होलकर। याद रह जाएगा। इंदौर में एक फेमस होलकर है, मल्हर राव होलकर, जो राजस्थान में खूब पढ़ते हैं। मल्हर राव होलकर। मल्हर राव होलकर का लड़का है खांडेराव होलकर। कौन है? खांडेराव होलकर। ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। ये उसका छोरा है। मतलब मराठा जो इंदौर में रहते थे उनका क्या है? वो होलकर है। तो वहां मल्हर राव होलकर, मल्हर राव का छोरा कौन है? खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर क्या करता है कि 1754 में भरतपुर पर अटैक करे। और भरतपुर का कौन सा किला? कुम्हेर पर हमला करने के लिए आता है। मराठा होलकर कौन? खांडेराव, जो मल्हर राव होलकर का छोरा है। मल्हर राव होलकर ने तो राजस्थान के राजाओं को खूब परेशान किया था, उसका छोरा है ये कौन? खांडेराव। ये भरतपुर पर अटैक करने के लिए आता है और ये कुम्हेर के किले तक पहुंच जाता है। तो कुम्हेर का युद्ध होता है जिसमें महाराजा सूरजमल ने खांडेराव का वध कर दिया। तो ये 1754 की घटना है। 1754 में कुम्हेर का युद्ध, ध्यान रखना। कुम्हेर का युद्ध जिसमें एक तरफ तो कौन है? महाराजा सूरजमल वर्सेस कौन है? खांडेराव। ये मराठा है, मतलब होलकर। तो इसका सूरजमल की जीत और इसकी क्या होगी? हार। और हार के साथ इसका क्या हो गया? वध। कहां तक पहुंच गए? 1754। और फाइनली 1756 में जाकर बदन सिंह की मृत्यु। तो 1756 में जाकर सूरजमल का राज तिलक होता है। क्लियर? तो राजा बनने से पहले की जितनी भी कहानी बाबा पढ़ी, अब कहानी स्टार्ट होगी राजा बनने के बाद। जब इनका राज तिलक हुआ तो मुगल जो राजा थे, दिल्ली के मुगल शासक थे, उन्होंने इनको कई उपाधियां दी थी, है ना। कुंवर बहादुर, राजा और राजेंद्र की उपाधि दी थी। तो राजा, राजेंद्र और कुंवर बहादुर, मैं ऊपर लिख दूंगा। 56 के बाद की बात याद रखो। अब राजा बनने की बाद की बात है, ठीक है। राजा बनने की बाद की बात है। चलो, ये चित्र में कई चीजें समझाऊंगा। दिल्ली में कौन रह रहे हैं? मुगल। दिल्ली का कौन है? मुगल राजा। मुगल राजा उन्हें बादशाह बोलता, ठीक है। इधर कौन है? मराठे। हमारे यहाँ कौन है? राजस्थान में भरतपुर में सूरजमल, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूं किस युद्ध की, समझ गए बच्चों? पानीपत का तीसरे युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना इस बात को। ओ किस देश है? पाकिस्तान। ओ किस है? अफगानिस्तान। ये वाला कौन सा देश है? ईरान। ईरान का एक व्यक्ति था, राजा था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ध्यान सुनो भाई, वहां का क्या था ये राजा? ईरान का अहमद शाह अब्दाली। मराठा वहां के योगी पहले तो छत्रपति होते थे, जैसे शिवाजी राजा हो गया, उनके 8 मंत्री हुआ करते थे, मंत्री टाइप, जिनको बोलते थे अष्ट प्रधान।
बाद में क्या है कि पेशवा सॉरी जो शिवाजी के जो परिवार थे ना, जो राजा हुए, वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे तो लड़ाई में आदमी क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जब ये कमजोर हो गए तो इनके अंडर जो मंत्री काम करते थे ना, उसमें मेन मंत्री होता प्रधानमंत्री, जैसे बोलता पेशवा। पेशवा स्ट्रांग हो गए और बाद में सारी पावर पेशवा ने अपने हाथ में ले ली और इनको कहा कि तुम राजा हो, तुम घर बैठे रहो और सारा काम हम करेंगे। तो पहले तो शिवाजी और शिवाजी के उत्तराधिकारी होते हैं, बाद में इनकी आपस में लड़ाई भी, वो कमजोर हो गए, वहां का प्रधानमंत्री था ना, उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। फिर हम पढ़ते हैं पेशवाओं का काल। तो मैं इस बात ये 17वीं शताब्दी बात करेंगे 1761 की। उस टाइम पेशवा कौन था, बोलो, बालाजी बाजीराव। टाइम पीरियड याद है, शाबाश, 1740 से 1761। बालाजी बाजीराव, ये क्या होता है, मराठों का पेशवा। सुनते चलना है, सुनते चलना। पेशवा ना मराठों का, मराठे इतने पावरफुल हो चुके थे क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दिल्ली का जगह मुगल राजा पे कमजोर होने लग गया। ठीक है, अब तुम कहोगे सर भरतपुर का आप इतिहास पढ़ा रहे हो, ये मराठों की मुगलों की कहां से बात आ गई? ये बात इसलिए आई क्योंकि एक स्टोरी है जिसमें महाराजा सूरजमल का योगदान है, रोल है, तो वो समझना पड़ेगा पूरी स्टोरी, तो इसमें नहीं आएगा। तो मराठे पावरफुल हो चुके थे, बालाजी बाजीराव पेशवा, बात है 1740 से 61 की। मैं 61 की बात बताने लग रहा हूँ। मराठों ने, क्योंकि मुगल कमजोर होने लगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमजोर हो गए थे और मुगलों के पास पैसा नहीं बचा था इसलिए, और मराठे पावरफुल हो रहे थे, तो मराठों ने मुगलों से संधि कर ली। क्या संधि की? उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत से टैक्स हम वसूलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम राजा बने बैठे रहो दिल्ली में, तुम राजा हो दिल्ली में रहो, पूरे भारत से टैक्स हम वसूलेंगे, बदले में आपको हम सुरक्षा देंगे, सिक्योरिटी देंगे। ये संधि कर रखी थी। ठीक है, और मराठों का पूरे भारत में साम्राज्य था, यूं समझो कुछ इस जगह छोड़ दो थोड़ा थोड़ा, तो बाकी लगभग पूरे भारत में उनका, मतलब कुछ इलाकों को छोड़ दे तो पूरे भारत को टैक्स लेते थे। एक समय ऐसा आया था 1760-61 के आसपास की बात बता रहा हूँ। ठीक उस समय की घटना के वे कि આપણો તો पाकिस्तान अफगानिस्तान આપણો हिस्सो આપણે સીધી सीमा लागती कि सके ईरान को एक लुटेरो जगह को नाम तो एम साहब डाले, तो ईरान का लोग अपने बार बार आया और भारत में लूट के ले गया, बहुत से पैसे ले गए। तो ईरान का एम साहब डाली ने प्लान बनाता है, वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, भारत जाऊंगा और भारत पे अटैक करूंगा। ईरान में इतना पैसा नहीं है और भारत में मुगल बादशाह उस समय का दुनिया के धनी लोगों में इनका नंबर आता था। ठीक है ना, दुनिया के सबसे अरबपति। तो ये जो एम साहब डाली है, इस अफगानिस्तान के रास्ते से कहाँ आ रहा है, भारत आ रहा है। ठीक है, ये सेना लेकर। ये बात है 1760 के आसपास की। 1760 जब खत्म हो रहा था तो इस बात की सूचना मिलती है किसको, मराठों को। मराठों को सूचना मिलती है, पेशवा तो पदनाम है, पेशवा उस समय कौन है, बालाजी बाजीराव। जब इस बात की सूचना मिलती है ईरान से एक बहुत बड़ी सेना लेकर एम सफदरजंग लगातार भारत की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब दिल्ली पर अटैक करेगा, और क्योंकि दिल्ली पर अटैक करेगा इसलिए दिल्ली की सुरक्षा करने का दायित्व किसके पास है, मराठों के पास। तो मराठों ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, बोले हमें लड़ना होगा, हमें उत्तर भारत जाना होगा, तो महाराष्ट्र से उत्तर भारत जाने के लिए टाइम चाहिए ना। तो बालाजी पेशवा, पेशवा पदनाम है, बालाजी बाजीराव बढ़ के काम करी, एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर दी, बहुत बड़ी सेना तैयार करी। और सेना तैयार कर गए, सेना किन सौंपी, सदाशिवराव और विश्वासराव, सदाशिवराव और विश्वासराव। ए टाबरा आने युद्ध करने को ज्यादा नॉलेज को नहीं हो, ठीक है ना, युद्ध का इतना नॉलेज नहीं था। और क्योंकि सेना तैयार करे तो भी सारी चीजें हुए भाई, हाथी घोड़ा पैदल सैनिक भी हुए, तोप खानो भी हुए। तो पण तोप खानो किंगे नेतृत्व में तैयार करो इब्राहिम खां गारदी, ध्यान रखना कौन, इब्राहिम खां गारदी के नेतृत्व में तोपखाना तैयार कर दिया, सेना दे दी विश्वासराव और सदाशिवराव। वो उतने योग्य नहीं थे, ज्यादा अनुभव को नहीं हो, क्योंकि अनुभव बड़ी चीज है, होती है कि नहीं होती है, अनुभव है ना वो बड़ी चीज होती है, ध्यान है बात को, केवल डिग्री की कोनी में अनुभव है ना वह बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो बात, मैंने कई बार देखा है, ठीक है आपने भी देखा होगा। तो इनको लड़ने का इतना अनुभव नहीं था, और क्योंकि ये युवा थे इसलिए जिद्दी थे, जिद ज्यादा गुण करे, टाबर ज्यादा जिद करे, छोटो टाबर है, फिर वो धीरे धीरे जवान में तो जवान भी जिद करे, फिर धीरे धीरे उम्र हो जाती है तो फिर वो जिद नहीं करता, करता है क्या जिद, अब तुम जिद नहीं करते हो,
तुम्हारे सामने तो सब लोग जिद करते हैं, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो जिद्दी है। तो ये इनका मैं स्वभाव बता रहा हूँ। एक तो इनकी उम्र कम थी, लड़ने का इतना एक्सपीरियंस था नहीं, और इनको सेना देकर भेजी, ये गलती कर दी। क्योंकि ये पहाड़ों में लड़े हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र मराठा का जो इलाका था अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ों में लड़े हुए थे छुप छुप कर, और टाबर ज्यादा छुप छुप कर लड़े थे। ध्यान है, गुरीला पत्ती बोलते हैं, छापामार पत्ती बोलते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। और ये जब उत्तर भारत में आ रहे हैं तो उनको कहाँ लड़ना है, मैदान में लड़ना है। तो ये भी इनके साथ प्रॉब्लम है। तो इनके साथ वैसे कई प्रॉब्लम थी, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी सेना लेकर के उत्तर भारत की ओर आ रहे थे। तो जैसे अपने अग्निवीर है ना, उस समय हर एक राजा अग्निवीर भर्ती करता था। जैसे कोई युद्ध की संभावना होती थी तो ऐलान कर देता था राजा, बोले भाई युद्ध में चालन खातर कोई सेना भर्ती उसका तो आ सके, युद्ध में जितना मिलेगा उसका हिस्सा उनको लौटा देंगे। तो बहुत सारे लोग जो खेत में काम करने वाले होते थे ना, वो सोचा खेत का सीजन चला गया, अब 2 महीने फ्री हैं, बोले चलो अग्निवीर बन जावा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी सेना महाराष्ट्र ले गए रवाना हुआ। लेकिन अग्निवीर वे इतना रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ था, ध्यान है वो है ना। तो अग्निवीर है नहीं भाई, क्यों देखो युद्ध में गेड़ा 2 साल आ जाए, 3 साल आ जाए, 6 महीना लग जाए, लुगाई टाबर सागे ले लिया दिक्कत के है ना। तुम्हारा लुगाई टाबर भी सागे ले लिया तो यूं करके सेना बड़ी मोटी होगी। एक है कि उस ए सेना ले गए उत्तर भारत में रवाना हुए। और जैसे ये सेना लेकर यहाँ से रवाना हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेना लेकर यहाँ से रवाना हुए, ये कहाँ पहुंचते हैं, ये पूछते हैं आगरा दिल्ली पहुंचेंगे तो रास्ते में क्या पड़ता है, भरतपुर। और भरतपुर में उस समय कौन है, राजा सूरजमल। तो जानता सूरजमल कन रुकिया, बोले थे भी हमारी मदद करो, हम उनको बाहर भगाएंगे। हालांकि मराठों की बाकी लोगों ने मदद नहीं किया था। महाराजा सूरजमल ने कहा कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम एक काम गलत कर रहे हो, लड़ाई के मैं लुगाई टाप रहा हूं कि काम है, समझ रहे हो बात। तुम एक काम करो, क्योंकि लुगाई टापर लड़ाई में काम का है, उससे क्या है कि गति कम हो जाएगी सेना की, कई चीजें प्रॉब्लम रहता है ना। लड़ाई कर से लुगाई टापर आंदे देख से। अब थाने एक काम की बात और बताऊं, थाने बताऊं काम की बात है। तुम घूमने के लिए जाते हो तो आदमी अकेला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अदरवाइज घूमने में लुगाई टापर सगले जाओ कितनी दिक्कत रहे बताओ, है कि ध्यान रखे है ना। अकेलो आदमी फ्री हुआ, कोई टेंशन नहीं बन रहे है ना, इना बहुत ध्यान रखना पड़े भाई। तो इसलिए तुम समझो इस बात को। तो मैं ये कह रहा था कि ये बच्चे युद्ध मैदान में लेके बताऊं, महाराजा सूरजमल ने समझाया कि देखो तुम लेके आगे कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, तुम यहीं रख दो। सूरजमल ने कहा कि इधर हमारे रहने की व्यवस्था करवा देंगे, है ना, मातृ शक्ति के लिए अलग व्यवस्था बना रखी है, रहने की बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ छोड़ दो, अपन युद्ध करने के लिए चलेंगे। कहते हैं कि उस लड़ने की इस बात पर सदाशिव राव और विश्वास राव, ये जो सेना का नेतृत्व उनको सौंपा था, वो राजी नहीं हुई। तो कहते हैं फिर भी महाराजा सूरजमल ने कहते हैं कि इनका साथ दिया और 3 अगस्त को दिल्ली जीत ली। 3 अगस्त कब, 1760, 3 अगस्त 1760 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कहते कि तब तक इनका साथ दिया था। उसके बाद लड़ने की जो बात आई है तो उन्होंने बाद में भी कहा होगा कि तुम छोड़ दो इनको। तो लड़ने की बात पर फिर एक मत नहीं हुए। तो राजा सूरजमल ने कहा कि भैया अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तो जानबूझ के गया हारोगे मरोगे, है ना, तुम मेरी बात कहना नहीं मान रहे। तो वैचारिक मतभेद हो गया, इसलिए सूरजमल कहते हैं कि दिल्ली तक तो उनका साथ दिया था, फिर वो वापस भरतपुर को लौट गए। और फिर ये आगे कहाँ पहुंचते हैं, ये कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं इधर, कौन सा युद्ध है ये, सॉरी कौन सा मैदान है, पानीपत का मैदान है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। और उस पानीपत के मैदान में फाइनली 14 जनवरी 1761 पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध। जेका युद्ध का मां एमएस अब्दाली तो बड़ा अनुभव था उसके पास, मैदानों में लड़ने का खूब अनुभव था, वैसे भी अनुभवी व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ था। और इधर हमारे जो मराठे थे, एक तो गुरीला पत्ती छापामार में एक्सपर्ट थे, फिर इनको अनुभव नहीं था। तो कहते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ कब, 14 जनवरी 1761, हरियाणा में पड़ता है पानीपत, जिसमें एमएस अब्दाली की जीत हुई और मराठों की सेना में बहुत बड़ी क्षति हो गई। कितनी बड़ी क्षति हो गई, विश्वास राव, सदाशिव राव और बड़े मराठा सरदार थे वो मारे गए, कुछ तो युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए, बहुत सारे मराठे घायल हो गए। और
इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने ये तो तय नहीं किया कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन ये तय कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पर कौन नहीं बैठेगा, मराठे तो कम से कम नहीं बैठेंगे। और कहते हैं इस युद्ध को देखा था काशीराज पंडित ने, अपने आंखों से देखा था। एक व्यापारी इस युद्ध का समाचार लेकर कहां पहुंचता है, बालाजी बाजीराव के पास पहुंचता है, और उसने युद्ध का समाचार कुछ इस तरीके से बताया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें समाप्त हो गई, सोने चांदी तांबे और चांदी की कोई गिनती ही नहीं है। 2 मोती विलीन हो गए मतलब सदाशिवराव विश्वासराव मारे गए, 22 सोने की मोहरें नष्ट हो गई मतलब बड़े सरदार थे ना 22, वो भी खत्म हो गए, चांदी और तांबे की कोई गिनती नहीं है, मतलब छोटा मोटा जगह सरदार आ प्लस सैनिक है, बाकी तो कोई गिनती को नहीं। कैसे इस समाचार को जब बालाजी बाजीराव ने सुना तो उसको सदमा लग गया, झटका लग गया, और क्योंकि ये तो जनवरी में युद्ध होता है, जून के अंदर सदमे में चला गया। 2-4 महीने बाद जून के अंदर ये बालाजी विश्वासराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इधर से क्या हुआ, जब ये इतने मराठे खत्म हो गए तो घायल मराठा जब पानीपत से लौटकर महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे तो वापस आते टाइम कहां से होकर आए, भरतपुर से होकर आए। तब कहते हैं कि 1 लाख घायल मराठों का सूरजमल ने क्या करवाया, शरण दी, इलाज करवाया, और कहा कि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ तुम्हें रख देंगे, और तुम्हारा मन लग ही गया, और किसी को लग रहा है कि हमें तो हमारे उधर ही जाना है, राज्य में जाना है, महाराष्ट्र में जाना है, तो आपके लिए वहां छुड़वाने की व्यवस्था कर देंगे। तो कहते हैं कि बहुत सारे मराठे तो भरतपुर में रह गए, और बहुत सारे मराठों ने कहा कि हमें वहां छोड़ गया हूं। तो कहते हैं भरतपुर के लोग छोड़ने के लिए गए थे, तो कुछ भरतपुर के लोग छोड़ने के लिए गए थे, वो वहां महाराष्ट्र में रुक गए। अब दोस्ती हो ही जाती है रास्ते में, है ना, क्यों अपन तो ऐसे आदमी भाई, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी अपना घर है, तो कहीं रहो क्या दिक्कत है। तो कहते मराठी लोगों की गोत्र, भरतपुर का किले है ना उसके आसपास वो मोहल्ला है अभी जो भरतपुर शहर में, कुछ मराठी लोग वहां बस गए, उनके महाराष्ट्र वाले गोत्र भरतपुर में मिल रहे हैं। कुछ महाराष्ट्र में हम छोड़ने के लिए गए थे, हमारे लोग वहां वो रुक गए, तो कुछ महाराष्ट्र के अंदर हमारे भरतपुर के जो गोत्र के लोग हैं वो कहते हैं कि हम वो पानीपत के युद्ध में छोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने अच्छी सेवा पाने की तो महाराष्ट्र में रह गए। ठीक है, तो ये 1761 के पानीपत की अपन को घटना याद रखनी है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं कौन सा युद्ध होता है ये है, लिख रहा हूं कि सॉरी 14 जनवरी 1761 कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का थर्ड युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली है, तो अहमद शाह अब्दाली की क्या हो गई, जीत, और इनकी क्या हो गई, इधर यही लिख रहा हूं मैं, इनकी क्या हो गई, हार है। चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे, तो मराठों की तो क्या हो गई हार, और अहमद शाह अब्दाली की क्या हो गई जीत। बस इससे पूर्व मैं लिख रहा हूं ऊपर, कब की बात है वो, 3 अगस्त, कितना अगस्त, 3 अगस्त 1760 क्या जीता, दिल्ली जीता था। 3 अगस्त 1760 को क्या जीता था, दिल्ली। और 61 के अंदर क्या हो जाता है, आगे युद्ध। मराठे तो चले गए, मराठे तो चले गए, अब क्योंकि मुगलांग वो एक सेंटर, मेन सेंटर दिल्ली और आगरा नजदीक नजदीक है, 2 सेंटर हो, और इनके 2 सेंटर है ना, 2 सेंटर है, इनके कितने सेंटर है भाई, 2 सेंटर है ना। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो इनके जब 2 सेंटर है तो 1761 की बात हो गई, 60 अगस्त में तो दिल्ली जीत लिया, जनवरी 1761 मराठे आ गए, मराठे चले गए, और आगे आया 21 जून का महीना आया 1761, पानीपत के बाद 6 महीने बाद आगरा का दुर्ग जीता था किसने, महाराजा सूरजमल ने। कौन सा दुर्ग जीता है, आगरा, मुगलों के पास था ना आगरा, आगरा जीत लिया अगले साल 1961 में। ठीक, और समय बीतता गया, फिर मैं लिख रहा हूं 1763 के अंदर, क्योंकि आगरा भी जीत लियो, भरतपुर भाई आगरा यहाँ है, तो इनका इतना बड़ा साम्राज्य हो गया। मुगल राजा तो अपने घर में ही रहता था, बाहर जाता ही नहीं था, तो 1761 में क्या जीत लिया, आगरे पर क्या कर लिया, कब्जा, तो उनका इतना बड़ा साम्राज्य था। और 1763 में वो इधर जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये नदी बहती है हिंडन, जो यमुना नदी की सहायक नदी है, तो उत्तर प्रदेश में एक सैन्य अभियान लेकर जा रहे थे महाराजा सूरजमल, तो हिंडन नदी की कंदरा में एक अफगान सैनिक छुपा हुआ था,
और उन्होंने छुरा मार दिया, और उस वजह से उस अफगान सैनिक का नाम था क्या नाम था, नजीब खां। उसने क्या छुरा घोंप दिया, उस वजह से 1763 साल महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो जाती है। तो 1763 में एक सैन्य अभियान पर जा रहे थे। सैन्य अभियान कहाँ है? यूपी। यूपी में एक नदी है हिंडन, हिंडन नदी की कंदरा। इस कंदरा में कौन छुपा था? नजीब खां। ये एक अफगान सैनिक है, उसने छुरा मार दिया, छुरा घोंपा, जिस वजह से 1763 में महाराजा सूरजमल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इतनी टाइमलाइन अपन ध्यान रखनी है, तो सारी बात आपने याद रहे। जैसे इनके बाद, या चलो यहीं तक देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना, सर टेस्ट भी तो आज है। देखो आज एक राजा पढ़ पाए आप भरतपुर इतिहास पढ़े आज, बदन सिंह के बाद महाराजा सूरजमल। लेकिन याद रखना, क्योंकि राजकुमार के टाइम भी बहुत सा काम है, तो ध्यान रखना है। तो पहली बात तो सूरजमल का नाम क्या है? जाटों का प्लेटो अफलातून यूलिसस। कानून को कहते हैं कि सूरजमल में अपनी जाति के समस्त गुण मौजूद थे, है ना। बचपन का क्या नाम है? सुजान सिंह। तो बाद में नाम सूरजमल हो गया। तो मंगल सिंह इनके दरबारी है, जिन्होंने सुजान संबंध विलास बुक लिखी, उससे जानकारी मिल रही है। गद्दी पर तो 1756 से 63 में 7 साल का टाइम पीरियड रहा। राजकुमार के टाइम की यदि आप बात करें तो बदन सिंह डी ने राजधानी बना, बट महल बना, लेकिन डी के जल महलों का निर्माता सूरजमल है। कौन कौन से महल याद रखना? सूरज, किशन, केशव, श्रवण बहादुर, गोपाल, ये भवन। नेक्स्ट आप आगे बात करी 1733 में, ये देखो भरतपुर का किला। रूपारेल पर कौन सी मोती झील बनाई? उसे सुजान गंगा नहर भरतपुर की खाई में पानी डाला गया। तो ये भरतपुर का किला। खेमकरण जाट की कुटिया, लोहागढ़, अजय किला, वाटरलू लार्ड लेक का क्या है? वाटरलू। ठीक है, इधर आपको बता दिया, क्लियर। फिर हमने क्या बताया? 33 के बाद सीधा कहाँ जाऊं? 43 में अश्वमेध का आयोजन किया था सवाई जयसिंह ने जयपुर में, तब भाग लिया। 43 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके लड़कों में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। इधर लिखे है मैंने ईश्वरी सिंह माधो सिंह, बड़ा ईश्वरी सिंह था, उन्होंने ईश्वरी सिंह की हेल्प करी, गद्दी बैठाया। और 54 के अंदर इंदौर का होलकर, मल्हर राव का होलकर का छोरा खांडेराव आया। कुम्हेर में युद्ध हुआ, कुम्हेर का युद्ध कहते हैं, जिसमें खांडेराव मारा गया। फाइनली 56 में क्या होता है? गद्दी राज तिलक, और मुगलों ने जैसे गद्दी पर राज तिलक हुआ, मुगलों ने कई उपाधियां दी थी, जैसे राजा, राजेंद्र और कुंवर बहादुर। कौन सा? कुंवर बहादुर। ये उपाधियां मुगलों ने दी थी, ठीक है, याद रह जाएगा। फिर आप आगे देखो, फिर आप बात करें पानीपत युद्ध। पानीपत को तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। मराठे वर्सेस अहमद अब्दाली। मैंने सारी बातें बता दी, लिखी नहीं है, भारतीय इतिहास की बात है ना, याद रह जाएगा। मराठों की हार हो गई, अहमद अब्दाली जीत गए। और इससे पहले की, इससे पहले की 3 अगस्त 1760 ने दिल्ली पर कब्जो कर ले। और ये जब चले गए तो 1761 जून के महीने में, जनवरी में युद्ध हुआ, जून के महीने में आगरा के किले पर कब्जा किया। 63 में हिंद नदी की कंदराओं से जब सैन्य अभियान पर जा रहे थे, तो नजीब खान ने छुरा घोंपा, उस वजह से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रहते हैं, उन्होंने कहते हैं अपने जीवन काल में कितने युद्ध जीते? 80 युद्धों का विजेता। क्या कहते हैं? 80 युद्धों का विजेता राजा है कौन? महाराजा सूरजमल। अब बात अपन याद रखनी है। अब सूरजमल के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? जवाहर सिंह। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।